नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, इस लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में जो जातीय सर्वे कराया गया, उस समय जो माहौल था उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि बिहार की जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने टिकट का फैसला इसी जातीय सर्वे के आधार पर करेंगी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया है तो उस जातीय सर्वे का सच सामने आ गया है, क्योंकि जो पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का टिकट बांटा है वो उस समय के दावे से बिल्कुल अलग है। जैसे जदयू ने अपने प्रत्याशियों का टिकट बांट दिया, उसमें भी जातीय सर्वे के हिसाब का कोई ध्यान नहीं था, जबकि जदयू उस जातीय सर्वे कराने वाले टीम में शामिल थी और ये दावा कर रही थी कि जातीय सर्वे से बिहार में बड़ा बदलाव होगा। उसी तरह से राजद, जो अभी अभी अपने 22 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, बीती रात उसने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की और जो सूची सामने आया है उसमें भी जातीय सर्वे का कोई ध्यान नहीं है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का कहीं सवाल नहीं दिखा है। अब आइए आपको जरा जातियों के हिसाब से देखते हैं कि बिहार की लोकसभा सीटों पर आरजेडी ने जिन जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है वो जातीय आंकड़ों में कहां फिट बैठते हैं। और जो दावा किया जा रहा था आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव द्वारा कि जातीय सर्वे के बहुत फायदे होंगे और इसलिए हम जनगणना कराने के पक्ष में हैं और देश भर में जातियों की गिनती होनी चाहिए, तो जातियों की गिनती तो बिहार में हुई, पर जब टिकट देने की बारी आई तो ये लोग उन जातियों के पैमाने पर कितने खरे उतरे ये देखने की बारी है। तो चलिए बात करते हैं। बिहार में 23 जो लोकसभा की सीटें हैं वो महागठबंधन के खाते में आरजेडी के हवाले है और आरजेडी इन 23 में से 22 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। और जब इन नामों को जब हम देखते हैं और उसे जातियों के आईने में जब उसे देखते हैं तब पता चलता है कि किन जातियों पर आरजेडी ने ज्यादा मेहरबानी दिखाई है और किन जातियों को दरकिनार कर दिया है, जबकि उनकी संख्या भारी है। तो इस भारी संख्या के बावजूद उन्हें दरकिनार किया गया है और किसकी जिसकी संख्या कम है उन जातियों के तुलना में उसे भी ज्यादा वजन दिया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जीत चुनाव में मायने रखता है। जातियों के हिसाब से यदि टिकट बांटने लगे तो फिर जीतेंगे कहां। तो अब देखिए कथनी और करनी में कितना अंतर होता है नेताओं के, उसी को जरा आईने पर अभी लेते हैं, अभी उसी को तराजू पर तोलते हैं और देखते हैं कि बिहार में जो 22 सीटें मिली हैं उसमें किस जाति को कितना सीट मिला है। तो बिहार में जो 22 सीटें आरजेडी ने घोषित की है उसमें से सबसे अधिक 8 जो है वो यादव जाति को ही मिला है। तो आप समझ सकते होंगे माई समीकरण की जो पार्टी है उसमें से वाई को सबसे ज्यादा मुनाफा है। 8 सीटें यादव को मिला है। 3 सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे गए हैं क्योंकि बिहार में 6 सीटें सुरक्षित है, हर हाल में वहां दलित उम्मीदवार ही उतर सकते हैं। और ऐसे में 3 जो आरजेडी के कोटे के दलित सीट थे उसमें से 3 प्रत्याशी उतारे गए हैं। कुशवाहा को इस बार सबसे अधिक लाभ मिला है। आरजेडी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी कुशवाहा जाति के उतारे हैं। इसके अलावे अति पिछड़ी जाति से महज 2 सीट, जबकि इनकी आबादी 36% मानी जाती है, इनसे मात्र 2 सीट मिला है। इसके अलावे राजपूत को बस इस बार 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। 2004 में आरजेडी के 3 सांसद जीत कर आए थे। इसके बाद भी आरजेडी राजपूतों पर दांव लगाती रही है, लेकिन इस चुनाव में राजपूत दरकिनार कर दिए गए हैं। 2004 के बाद पहली बार आरजेडी का भूमिहार प्रेम जगा है और एक भूमिहार प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। ब्राह्मण और कायस्थ ये 2 जातियों का पत्ता साफ है। इन दोनों जातियों में से किसी को आरजेडी ने कोई तवज्जो नहीं दिया है। इसके अलावे
गैर यादव पिछड़ी जातियों में 2 सीटें बांटी गई हैं और मुस्लिम 2 सीटें मिली है। इस बार मुस्लिम भी काफी घाटे में रहे हैं। पिछले चुनाव में आरजेडी ने उन्हें 5 सीटों पर उतारा था। तो यादवों का कोटा बरकरार है, यादवों की संख्या बरकरार है, यादव बढ़ गए लेकिन मुस्लिम घट गए। तो माई समीकरण का एक सच ये है, इस स्थिति से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय को इस बार नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखिए सीटवार यदि हम बात करते हैं कि किन सीटों पर कैसे मिला, वहां क्या समीकरण है, तो उसमें सबसे पहले आता है पाटलिपुत्रा सीट। यादव जातियों की बात करें, जो जिन 8 सीटों पर यादव जाति को टिकट मिला है उन पर यदि बात करते हैं तो पाटलिपुत्रा सीट पर सबसे पहले मीसा भारती को टिकट मिला है। लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, राम कृपाल यादव के अगेंस्ट में चुनावी मैदान में उतरी हैं। यहां से रीतलाल यादव चुनावी मैदान में टिकट मांग रहे थे, भाई वीरेंद्र मांग रहे थे, लेकिन मीसा भारती का कंफर्म टिकट हो चुका है, उनके नाम की भी घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा सारण से रोहिणी आचार्य लालू यादव की छोटी पुत्री हैं, इन्हें चुनावी मैदान से उतारा गया है। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ ये चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। राजपूत और यादव के बीच संघर्ष रहता है सारण में। लालू यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव के समधी चंद्रिका प्रसाद यादव को राजीव प्रताप रूडी चुनावी बाजी में हरा चुके हैं। अब रोहिणी आचार्य हैं, देखना है क्या परिस्थितियां होती हैं। अब आइए दरभंगा। पिछले बार यहां से मुस्लिम प्रत्याशी थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, इस बार उनका पत्ता साफ है, उन्हें विधान परिषद में भेज दिया गया है और ललित यादव को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जबरदस्त मुकाबले होंगे यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर यहाँ चुनावी मैदान में है, निवर्तमान सांसद हैं। अब आइए जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। पिछले बार महज 1700 वोटों से हार गए थे। ये दबंग भी माने जाते हैं। जहानाबाद में इनका अपना वर्चस्व भी है। पिछले बार किसी तरह से 1700 मतों से हारे थे, इस बार फिर चुनावी मैदान में है। देखना है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से जब इनका मुकाबला होगा तो इस बार क्या होता है। अब आइए बांका, जहां से जयप्रकाश नारायण यादव चुनावी मैदान में है। यहां से चुनावी मैदान में उनके खिलाफ जदयू के गिरधारी यादव हैं। पिछले बार गिरधारी यादव ने जयप्रकाश नारायण यादव को चुनावी बाजी में हरा दिया था। इस बार देखना है कि क्या होता है। यहाँ से हालांकि जयप्रकाश यादव का विरोध भी हो रहा है, अपने पार्टी में कई लोग हैं। वाल्मीकि नगर, यहाँ से दीपक यादव यूपी के डीपी यादव दबंग के ये दामाद माने जाते हैं, हरियाणा के बिजनेसमैन हैं, बगहा शुगर मिल के मालिक हैं, बीजेपी में थे अभी तक। तुरंत इन्होंने आरजेडी का ज्वाइन किया और इन्हें टिकट थमा दिया गया। दीपक यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर पहले ब्राह्मण चुनावी मैदान में होते थे, इस बार यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखना है नतीजा कहाँ जाता है। सुनील कुशवाहा जदयू के यहाँ से प्रत्याशी हैं। उनके पिता बैद्यनाथ प्रसाद महतो का राजनीतिक विरासत रहा है। उपचुनाव में जब उनकी मृत्यु के बाद सुनील कुशवाहा चुनाव लड़े थे तो भी जीत हासिल की थी। अब आइए मधेपुरा, जहां से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। यहाँ ऐसा चर्चा था कि पप्पू यादव चुनावी मैदान में राजद चाह रही थी, वहां प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। चंद्रशेखर यादव की भी बात हो रही थी, कई लोगों की बातें हुई, लेकिन मधेपुरा में अंततः कुमार चंद्रदीप को भेजा गया है। कॉमर्स कॉलेज में ये प्रोफेसर हैं पटना में, और इनके पिता भी वहां के सांसद रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना है कुमार चंद्रदीप, जिनके नाम की चर्चा पूरे बिहार में नहीं है, क्योंकि मधेपुरा एक ऐसा सीट है जहां से जो भी चुनावी मैदान में उतरता था उसके नाम बड़े लोग जानते थे। जैसे वहां से शरद यादव चुनाव लड़े, पप्पू यादव लड़े, लालू यादव लड़े, सबका एक नाम था। अब मधेपुरा में जब कुमार चंद्रदीप चुनावी मैदान में होंगे तो देखना है वहां की स्थितियां क्या बनती है। अब आइए सीतामढ़ी, जहां वैश्य और कुशवाहा को टिकट देने की बात चल रही थी, ऐन मौके पर अर्जुन राय यहाँ चुनावी मैदान में उतरे, उनके नाम की घोषणा हो गई है। और अब ये देखा जा रहा है कि वहां देवेश चंद्र ठाकुर जो
काफी पहले से चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, उनसे मुकाबला है। पिछले बार भी अर्जुन राय चुनावी मैदान में हार गए थे। इस बार क्या होता है ये देखना है कि सीतामढ़ी की राजनीति इस बार किस दूरी पर जाती है। तो ये कुल मिलाकर 8 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं जो यादव जाति के हैं और इनके विरुद्ध यही गणित है। अब आइए जरा बात करते हैं दलित। जो 3 दलित प्रत्याशियों को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा है उसमें जमुई के सीट पर अर्चना रविदास हैं। ये मुकेश यादव की पत्नी है, लव मैरिज हुआ था। मुकेश यादव हैं और ये रविदास फैमिली से आती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी आरोप लगता है कि सीट को लूट लिया गया, मतलब जो दलितों की ये सीट थी, सुरक्षित सीट थी, इस पर आधा यादव और आधा दलित का कॉम्बिनेशन है। तो अब देखिए जमुई का सीट पर क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जीत मायने रखती है। और यहाँ चिराग पासवान चुनावी मैदान में होते थे, पिछले 2 बार से सांसद थे। इस बार उनके जीजा अरुण भारती चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ भी कई तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि जो जदयू के मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, उनके भाई अजय प्रताप सिंह आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं। वे भी ताल ठोक रहे हैं, आरजेडी को मदद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या परिस्थिति बनता है ये देखना बाकी है। अब आइए हाजीपुर, जहां से चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके खिलाफ पिछले बार जो चुनावी मैदान में शिवचंद्र राम थे पशुपति पारस के खिलाफ और चुनाव हार गए थे, वही चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि पुराना घोड़ा पर जो आरजेडी ने दाव लगाया है वो कितना सफल होता है। यहाँ पे रामविलास पासवान की बेटी का भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी कि अपने भाई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। अनिल कुमार पासवान उर्फ साधु की पत्नी है। तो अब देखिए शिवचंद्र राम यहाँ जब चुनावी मैदान में उतरते हैं और चिराग पासवान से मुकाबला होता है तो क्या होता है। अब आइए गया, जहां से कुमार सर्वजीत पासवान चुनावी मैदान में है। यहाँ से जीतन राम मांझी प्रत्याशी हैं। जदयू के विजय मांझी पिछले बार चुनावी मैदान में जीते थे, इस बार ये हम के कोटे में चला गया है और जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो यहाँ की परिस्थितियां ऐसी है। अब आइए आरजेडी ने जिस पर सबसे ज्यादा इस बार दाव लगाया है वो कुशवाहा जाति है। 3 सीटें दी हैं और 3 सीटों के अलावे अपने महागठबंधन में इस बात का ख्याल रखा है कि कई सीटों पर और कुशवाहा जातियों को टिकट दिया जाए। और सीपीएम सीपीआई इन सब ने कुशवाहा जातियों को टिकट दिया है। तो अब आइए औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा है। आप जानते हैं यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह हैं। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, यहाँ से कुशवाहा का प्रयोग किया गया है। जदयू के अभय कुशवाहा को आरजेडी में शामिल कराकर टिकट उन्हें थमा दिया गया है। चुनाव में अब लड़ाई चल रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में सुशील कुमार सिंह जिनको अब लड़ाई को लेकर कई चिंताएं थी, अब उस चित्तौड़गढ़ में अब सीधा मुकाबला अभय कुशवाहा और सुशील कुमार सिंह के बीच होगी। अब आइए नवादा, जहां से श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया है। यहाँ से विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में है, भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर। सीपी ठाकुर के पुत्र हैं और ऐसा माना जा रहा है कि श्रवण कुशवाहा काफी अच्छा फाइट दे रहे हैं। लेकिन नवादा में जो है वो राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और 2 विधायक उनके साथ हैं। एक विधान परिषद के सदस्य जो अशोक यादव हैं उन्हीं के परिवार की, एक उनकी भाभी जो विभा यादव है उन्हीं के परिवार की। तो ऐसे में देखा जाए तो विभा यादव और अशोक यादव का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावे रजौली के जो विधायक हैं प्रकाश वीर, वो खुलकर विनोद यादव के समर्थन में हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो नवादा में जो श्रवण कुमार की राह जो है वो मुश्किल कर रहे हैं विनोद यादव। तो देखिए नवादा में क्या होता है। उजियारपुर में आलोक कुमार मेहता चुनावी मैदान में है। नित्यानंद राय यहाँ से चुनावी मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नित्यानंद राय खुद यादव हैं, उनकी पत्नी कुर्मी जाति से आती हैं, लव मैरिज हुआ था उनके भी। तो आलोक मेहता जो तुलसी प्रसाद मेहता के पुत्र हैं, माना जाता है कि उजियारपुर में कुशवाहा और यादव जातियों का अच्छी खासी संख्या में वोट है। तो लवकुश समीकरण में लवकुश की एक पुत्री नित्यानंद राय के साथ हैं। उसके बाद यादव का वोट नित्यानंद राय को भी जाता है।
अच्छी खासी संख्या में बीजेपी वोटों का सहारा है। और ऐसे में आलोक कुमार मेहता, जिनकी पकड़ उजियारपुर में काफी अच्छी है, उनके पिता वहां विधायक थे, मंत्री भी थे, आलोक कुमार मेहता खुद विधायक और मंत्री रह चुके हैं। तो अब लड़ाई उजियारपुर की भी दिलचस्प होने वाली है। अति पिछड़ी जातियों में आरजेडी ने जिन सीटों को दिया है वो पूर्णिया है और सुपौल, ये दोनों माना जाता है कि पप्पू यादव के प्रभाव क्षेत्र का ये सीट है, क्योंकि पूर्णिया से 3 बार पप्पू यादव सांसद रह चुके हैं और उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी सुपौल से जीतती रही हैं, कई बार सांसद रही हैं। लेकिन इस बार दोनों का टिकट महागठबंधन से नहीं मिला है। रंजीता रंजन राज्यसभा की सदस्य हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस से यह सीट जो है आरजेडी के खाते में चली गई है और आरजेडी ने यहां से चंद्रहास चौपाल को चुनावी मैदान में उतारा है। अति पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन इस सीट पर लड़ाई जबरदस्त है, क्योंकि दिलेश्वर कामत जो हैं वो भी अति पिछड़ी समुदाय से ही आते हैं। जदयू ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। अब आइए पूर्णिया, जहां से बीमा भारती अति पिछड़ी जाति के हैं उम्मीदवार बनाया गया है, गंगौता समुदाय से वो आती हैं और अवधेश मंडल की पत्नी है। अवधेश मंडल के इलाके में बाहुबली की छवि है और अवधेश मंडल और बीमा भारती का जो जोड़ी है वो पप्पू यादव वहां पे पूर्णिया से निर्दलीय खड़े हैं, 3 बार के सांसद हैं, 2 बार निर्दलीय ही जीते हैं। तो देखना है कि क्या समीकरण होता है, वो भी उस स्थिति में जब सुपौल और पूर्णिया के लोगों को लगता है कि पप्पू यादव जो घर के बेटा हैं उन्हें राजनीति से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां क्या चुनावी रणनीति होगी वो देखना भी बाकी है। अब आइए गैर यादवों में 2 लोगों पर आरजेडी ने विश्वास किया है। एक वैश्य समुदाय की रितु जायसवाल हैं, जिन्हें शिवहर से टिकट दिया गया है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि शिवहर से उनका टिकट उनको शिफ्ट करके सीतामढ़ी भेजा जा रहा है, क्योंकि शिवहर में रमा सिंह को शिफ्ट करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि रितु जायसवाल अड़ी हुई थी शिवहर से लड़ने के लिए। रमा देवी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी थी, तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि रितु जायसवाल के लिए ये सेफ सीट अपने आप को मान रही थी, इसीलिए वे शिवहर से लड़ने के लिए अड़ी रही और अंततः शिवहर सीट रितु जायसवाल को मिल गया है। अब उनका मुकाबला लवली आनंद से होगा, जो जदयू की प्रत्याशी हैं, आनंद मोहन की पत्नी हैं। आनंद मोहन भी यहाँ से एमपी रह चुके हैं, तो ऐसे में शिवहर में जबरदस्त मुकाबला होगा। इसके अलावा आइए मुंगेर जहाँ से अनीता देवी महतो, जो कि अशोक महतो की पत्नी है। अशोक महतो नवादा के बाहुबली कुर्मी जाति से आते हैं और 17 साल बाद जेल से बाहर निकले। जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो कानूनी दांवपेच से बचने के लिए विवाह भी किया और अनीता देवी अब चुनावी मैदान में मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। जदयू के ललन सिंह को कौन नहीं जानता, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के करीबी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं जदयू के, और राजनीति के 60 गांठ में माहिर ललन सिंह का मुकाबला अब अनीता देवी से होगा। तो देखिए क्या चुनाव में फिजा बनता है। अब आइए, केवल एक राजपूत जाति को इसमें आरजेडी ने टिकट दिया है, बक्सर से जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह। यानी कि आरजेडी में जो राजपूत जाति की भागीदारी है वो महज जगदानंद सिंह तक सिमट कर रह गई है, क्योंकि 2004 में तो 3 राजपूत कैंडिडेट जीत कर आए थे, 3 एमपी थे। उसके बाद भी कई बार चुनाव मैदान में लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार केवल एक सीट दिया गया है सुधाकर सिंह को। इसके अलावे कहीं टिकट नहीं मिला। महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह के पुत्र का टिकट काट दिया गया, उन्हें कहिए कि कांग्रेस को दे दिया गया, उनको टिकट देना नहीं था, तो इसलिए महाराजगंज की सीट वहां चली गई। इसके अलावे रमा सिंह का भी टिकट कट गया है। वैशाली, जहां से रघुवंश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में लड़ते रहे हैं, वहां से इस बार मुन्ना शुक्ला को भूमिहार कैंडिडेट पर लालू यादव ने विश्वास किया है। तो एक भूमिहार और एक राजपूत। सवर्णों के बात करें तो इसमें से 2 ही लोगों के पास जाति है, 2 जातियों का प्रतिनिधित्व एक सीट के लिए मिला है। विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को कौन नहीं जानता, उत्तर बिहार के बाहुबली, मुजफ्फरपुर
वैशाली और इस इलाके में मुन्ना शुक्ला का तुर्ती बोलता है। जब से मुन्ना शुक्ला के नाम की घोषणा हुई है, वैशाली का चुनावी फिजा बदलने लगा है। अब यहाँ भूमिहार और राजपूत जाति में सीधा सीधा टक्कर होने के संभावना है, क्योंकि यहाँ से बीना देवी जो दिनेश कुमार सिंह की पत्नी है, वैशाली की वो सांसद हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। तो बक्सर में सुधाकर सिंह के खिलाफ मिथिलेश तिवारी ताल ठोकेंगे और वैशाली में मुन्ना शुक्ला के खिलाफ बीना देवी ताल ठोकेंगी एनडीए के तरफ से। तो देखना है कि इन दोनों जगहों पर क्या चुनाव में राजनीति रहती है, क्या रणनीति रहती है। सबसे ज्यादा जो इसमें नुकसान हुआ है इस बार आरजेडी के कोटे में, जिस समुदाय को, वो मुस्लिम समुदाय है। 17% से अधिक आबादी है मुस्लिमों की और उन्हें महज 2 सीटें मिली हैं, वो भी सीटें मधुबनी की, जहां से अली अशरफ फातमी चुनावी मैदान में है, और दूसरा जो मिला है वो अररिया से शाहनवाज आलम है। तो शाहनवाज आलम के खिलाफ सरफराज आलम खड़े हैं, क्योंकि सरफराज आलम पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे। दोनों तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं और बताया जाता है कि दोनों में जमता नहीं है, और दोनों में जब जमता नहीं है तो अररिया की राजनीति क्या होगी, जहां से प्रदीप सिंह चुनावी मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये देखना बाकी है। तो मुस्लिम जिसको आशा रहती है आरजेडी से, क्योंकि माई समीकरण लालू यादव ने बनाया था और उसके भरोसे राजनीति होती थी, तो उस माई समीकरण का वाई को तो 8 सीट मिला, लेकिन मुस्लिम 2 सीटों पर सिमट गया है। अब ब्राह्मण और कायस्थ इनको कोई सीट नहीं मिला, राजपूत और मुस्लिम घाटे में गए। कुशवाहा का प्रेम झलका, भूमिहारों पर भी आरजेडी ने नजर बनाए रखा और उन्हें 1 सीट दी। तो माई की जो पार्टी थी ये वाई की पार्टी बनकर रह गई है, और ये देखना है कि आगे के चुनाव में जब ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जातियों के लिहाज से जो घेराबंदी होती है और जो विपक्षी आवाज उठाते हैं वो कैसे आवाज उठाते हैं, वो कितना बोलते हैं। लेकिन राजद ने इन सीटों पर एक तरह से देखा जाए तो चौंकाने वाले कई सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए हैं, और ये इस उम्मीद से दी है कि ये परिणाम को प्रभावित करेंगे। लालू यादव जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने भी गुना गणित किया है और इस चुनाव में एनडीए के जो खाती के जातियां हैं उन पर विशेष नजर रखकर उसे अपने पाले में लाने का प्रयास किया है, और जिन जातियों से उन्हें पिछले चुनावों में फायदा नहीं मिला था उनको दरकिनार भी किया है। तो यदि लालू यादव का ये प्रयोग सफल रहता है तो लाभ मिलेगा, यदि असफल रहता है तो नुकसान होगा। देखना है कि लालू यादव का ये प्रयोग कितना सफल होता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।